देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम, है मैम। अच्छा, देखो हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस, जिसमें रेशियो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोपोर्शन में देखो, प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बोला इन लोगों ने। देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर दो रेशियोज अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज का जो इक्वलिटी है, अगर दो रेशियो इक्वल्स है, तभी बोलेंगे इक्वलिटी है उनमें। ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज ए इज टू बी एक रेशियो है, ठीक है, और दूसरा रेशियो है C इज टू डी। तो अगर A इज टू बी मतलब A बाई बी, C इज टू डी मतलब C बाई डी, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब प्रोपोर्शन का साइन यूज करके हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इक्वल के जगह हम लोग ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट साइन। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सिंप्लीफाइड करने का रूल्स क्या होता है, जो हम लोग डायगोनली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो a d इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में ऐसा हो जाएगा, a d इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने भी है ना ए बी सी डी, ये सबको इंडिविजुअली क्या बोला जाता है, ये सबको हम लोग बोलेंगे, ये हम लोगों ने रेशियो में भी देखा था, ये सबको क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, एक एक टर्म है। ठीक है, अब ये टर्म जो है इसको जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, इसको थर्ड, ये वाला फोर्थ। ठीक है, ये हो गया टर्म, और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके हम लोग टर्म का नाम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमेशा क्या होता है, देखो ये जो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट कौन सा टर्म का हुआ, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ पर जो भी टर्म जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ए कौन सा था, फर्स्ट टर्म था। ठीक है, ए कौन सा था, फर्स्ट टर्म था, डी कौन सा था, फोर्थ। ठीक है, अच्छा, बी कौन सा था, सेकेंड, और सी कौन सा था, थर्ड। ठीक है, थर्ड टर्म। तो ये फर्स्ट और फोर्थ को हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर वाला। ठीक है, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में है, मतलब ये जो है एकदम साइड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। तो एक एक्सट्रीम राइट में है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ये दोनों टर्म देखो मिडिल का है, बी और सी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन मतलब क्या, मिडिल का। ठीक है, मीन्स मतलब हो गया मिडिल का, एम ई ए एन एस। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, जो मिडिल का हो गया मीन्स, या फिर इसी को मिडिल बोला जाता है, मीन्स और मिडिल। ठीक है, क्योंकि मीन्स ये वाला लैंग्वेज में तुम लोग को मिलेगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया, ये हो गया मिडिल टर्म। अच्छा, और यहाँ पर हमें क्या पता करना है, देखो अब यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या क्या बोला है। यहाँ पर देखो, इन एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, ये मैंने बता दिया, क्वांटिटीज अगर ऐसा होता है तो इस तरह से प्रोपोर्शनेट साइन में हम लोग इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, और सारे मतलब जो भी क्वांटिटीज है, एक एक क्वांटिटी को टर्म बोला जाता है। ठीक है, और टर्म को हम लोग नॉर्मल काउंट करेंगे, पहले से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से, और ये जो रिलेशन बनता है, ठीक है, रिलेशन जो बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जो ए डी इक्वल टू बी सी वाला, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है,
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब जो एक्सट्रीम राइट लेफ्ट वाला टर्म था, और मीन्स मतलब जो मिडिल वाला टर्म था। ये देखो मीन मतलब मिडिल होता है, ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। तो जब भी दो रेशियो बराबर होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो खुद प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है समान, ठीक है, मतलब इक्वल। तो यहाँ पर देखो कहाँ यूज होता है प्रोपोर्शन, हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखो अगर इनकम दे रखा है किसी एक पर्सन का, ठीक है, और ये इनकम इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन का इनकम दे रखा है, वो इनकम इंक्रीज हो रहा है इन द गिवन रेशियो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रेशियो में, एंड इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज गिवन, देन टू फाइंड आउट हिज न्यू इनकम इन अ प्रोपोर्शन प्रॉब्लम इज यूज्ड। मतलब कोई एक पर्सन का पर्टिकुलर, मान लो आज के डेट का, मतलब प्रेजेंट इनकम दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इनकम है 5000, ठीक है, अब ये इनकम जो है पर्टिकुलर किसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है, लाइक 2:3 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज है इनके इनकम का, ये अगर हमें दे दिया जाए किस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है, देन हम लोग उनका न्यू इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस कैलकुलेशन। तो जिस कैलकुलेशन को यूज करके हम लोग करेंगे उसी को प्रोपोर्शन प्रॉब्लम जो है बोला जाता है, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन यूज करके हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर और भी एक एग्जांपल देखो, एज दे रखा है, दो पर्सन का एज दे रखा है, ठीक है, एक रेशियो में, एंड इफ द एज ऑफ वन मैन इज गिवन, एक जन का एज दे रखा है, वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द अदर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रोपोर्शन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर और एक चीज बोला है, ए बी सी डी, डी जो फोर्थ टर्म है इसको हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डी को फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो डी का और एक नाम होता है, ये भी पता होना चाहिए हमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स भी बोला जाता है। ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया ना, ये जो मल्टीप्लीकेशन किया, ये तो हम लोगों ने डायगोनली क्रॉस किया ना, ये तो हमें वैसे ही पता है, ये कैसे कैलकुलेट, ये छोड़ो, इसको हम लोग बोल देते हैं क्रॉस, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, देखो क्रॉस हो रहा है, डायगोनली क्रॉस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स, ठीक है। अगर मान लो तीन क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है, सेम काइंड, लाइक ए बी सी, ये तीन क्वांटिटी है, जैसे प्रोपोर्शन होने के लिए हम लोगों ने देखा कि टोटल 4 क्वांटिटी चाहिए, एक एक क्वांटिटी को टर्म बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन क्वांटिटी है वो भी सेम काइंड है, ठीक है, सेम काइंड यानी हम लोग बोल सकते हैं सेम यूनिट, ठीक है, सेम काइंड इन द सेंस सेम यूनिट का बात हो रहा है। अगर एक ही तरह के यूनिट का मतलब अगर सभी रुपीज है, या फिर सभी किलो है, या फिर सभी आवर्स में है, या फिर सभी मार्क्स जो है वो उसमें है, तो सेम काइंड अगर दे रखा है या फिर सेम यूनिट दे रखा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ऐसा अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। और ये देखो मतलब ये तो मैंने बता दिया, एक्चुअली होगा क्या, ए इज टू बी, ए बी सी अगर है तो इसको प्रोपोर्शनेटली कैसे मतलब प्रेजेंट करेंगे, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी हो जाएगा देन, ठीक है, ए बी सी सेम काइंड में होगा तो फिर एक कंफ्यूजन है ना, फोर्थ टर्म तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली नहीं दे रखा है, देन हमें फोर्थ टर्म क्या लेना चाहिए, तो ऐसा होता है, ठीक है, अगर सेम काइंड में है तो ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स अप्लाई करते हैं, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी और बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का पैटर्न, इस तरह से होता है। अच्छा अब मिडिल टर्म जो बी है, ये जो मिडिल टर्म, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूल्स है ये भी कैसे आता है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर बी स्क्वायर को बी रखना चाहते हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है ये इधर हाफ हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो 2 है ये इधर हाफ हो जाता है, हाफ का मतलब ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर 2 का मतलब ही 1/2 होता है, ठीक है। तो b इक्वल टू ए सी हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि b को हम लोग क्या बोलेंगे, b को हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों, अभी बता देते हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने मीन का मतलब देखा था, मीन का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, मीन का मतलब क्या देखा था, मिडिल। देखो बी भी मिडिल का टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मीन
प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। नाम थोड़ा ये सब हमें समझना पड़ेगा, समझ के याद करोगे तो आराम से हो जाएगा, याद करने का भी जरूरत नहीं। मिडिल बोल तो दिया, मिडिल होता है तो मीन प्रोपोर्शनल, ये सब क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, नाम जो है। तो बी मीन प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और ए और सी ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ए और सी को फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए और एक सेकेंड, ए और सी को क्या बोलेंगे, देखो फर्स्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी जो है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, जहां पर ए क्या है, ए है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और सी कौन सा है, ए बी सी था, बी मीन प्रोपोर्शनल, ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो सी कौन सा हो जाएगा, थर्ड, है ना, सी कौन सा हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। सिंपल सा बात है, जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही, ए बी सी, वैसे भी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, तीनों टर्म अलग अलग हमें पता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो में जैसा रहेगा वैसे ही हमें रीड करना है। तो अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शन में ड्रॉ करते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सॉल्व होके बी इक्वल टू रूट ओवर ए सी, क्योंकि बी मिडिल टर्म है तो बी को मीन टर्म बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। ए और सी ये दोनों को फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये क्या है, थर्ड है, इसी वजह से फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर व्हेन थ्री और मोर नंबर्स आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, थर्ड टू द फोर्थ एटसेट्रा आर ऑल इक्वल, द नंबर्स आर सेड टू बी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। जैसे ही अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन ही तो देखा है ना, कंटिन्यूअसली है, तो वैसे ही बोल रहा है, सिर्फ एक नहीं, अगर हम लोगों का कंटिन्यूअस फ्लो में ऐसा कुछ है, जैसे कि x इज टू वाई, हम दिखाते हैं, जैसे ये जो एग्जांपल लिया है, जैसे कि x इज टू वाई, ठीक है, y इज टू z, ठीक है, फिर उसके बाद z इज टू w, ठीक है, फिर उसके बाद w इज टू p हो जाएगा, फिर उसके बाद p इज टू q हो जाएगा। मतलब x y z w p q, अगर ये सब सेम काइंड में है, ठीक है, तो और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कुछ ऐसा देखने में लगेगा, x बाई वाई, y बाई जेड, z बाई w, w बाई p, क्योंकि देखो a बाई b, b बाई c, है ना, तो यही फॉर्म यहाँ पर भी चलेगा, x बाई वाई देन y बाई जेड, फिर z बाई w, w बाई p, p बाई q, और आगे भी कुछ होगा तो उस तरह से ले सकते थे, ठीक है, इस तरह से चलेगा, इस तरह से जो है साइकिल फॉर्म में हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर वही चीज बोला है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी एंड क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे, पी क्यू, देखो मैंने भी वही लिख के दिखाया, ठीक है। इफ ए रेशियो इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या बोला है, देखो 5/4, ठीक है, इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड वाइस वर्सा, मतलब 5/4 इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है, इनवर्स मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है पता है, 2 टू दी पावर -1, एक्चुअली मैथ्स में इसको इनवर्स बोलते हैं, 2 दी पावर -1, और इसका मतलब भी होता है 1/2, ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है 1/2। तो 2 जब हम लोग लिखते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग 12 लिख रहे हैं तो इसके नीचे 1 है, ये लिखना नहीं पड़ता है, बट 1/12 लिखना पड़ता है, बिकॉज इसका वैल्यू अलग होता है, बट 12/1 इक्वल टू ऑल्सो 12, एंड 12 सिर्फ लिखेंगे तो भी वो 12 भी होता है, तभी 12/1 लिखने का जरूरत नहीं होता, बट 1/12 हमें लिखना पड़ेगा। 1/12 को हम लोग 12 टू दी पावर -1 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इनवर्स बोला जाता है, मतलब इनवर्स का मतलब सिंपल ऑपोजिट, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस, इसको बोलते हैं इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर 5/4 इज इन इनवर्स, फॉर एग्जांपल 5/4 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड वाइस वर्सा, बोल रहा है कि इफ ए रेशियो इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कोई एक रेशियो अगर इक्वल होता है उसके रेसिप्रोकल या फिर किसी और रेशियो से, देन आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द अदर, ठीक है। तो 5/4 जो है, 5/4 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5, 4/5 का इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 5/4, 4/5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4, वही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, in a ratio a is to b both quantities must be of the same kind, while in proportion a is to b equal to c is to d all the four quantities need not be in the same type। मतलब ये देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने जब रेशियो पढ़ा था तो हम लोगों ने बोला कि दोनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, लेकिन अभी देखो क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन में क्या है, दो जो रेशियो है वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे मान लो ₹6 is to ₹8, ठीक है,
ये दोनों सेम क्वांटिटी सेम काइंड में है, रुपीज एंड रुपीज इक्वल टू, यहाँ पर भी रुपीज होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 12 टॉफीज इज टू 16 टॉफीज, ठीक है। तो ये तो नंबर में हो गए, ये तो रुपीज में है नहीं, मैंने यहाँ से लिया हुआ एग्जाम्पल, देखो यहाँ से ही लिया। तो वही चीज बोल रहा है कि फर्स्ट टू क्वांटिटीज देखो, ये दो क्वांटिटी जो है ये कभी अलग अलग नहीं होगा। जैसे एक रुपीज है, एक यहाँ पर रुपीज के जगह आवर हो गया तो नहीं चलेगा। हमारा जो रेशियोज का जो पेयर है, ठीक है, वो सेम काइंड होना चाहिए। फिर इधर अगर कुछ अलग भी होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब इसका जो पेयर है वो भी सेम काइंड में होना चाहिए, तभी जाके प्रोपोर्शनेट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, देखो बोल रहा है कि द नंबर 2.4, 3.2, 1.5, 2 आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज दीज नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखो सही बोल रहा है कि 2.4, फिर 3.2, फिर 1.5, फिर 2, तो ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। हम लोग का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल्स था वो क्या था, एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2.4 इंटू 2 और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3.2 इंटू 1.5, तो 2.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4.8, और 3.2 इंटू 1.5 देखो 15 2 जा 30, 0 3 बचा, 15 3 जा 45, 45 एंड 3 48, ठीक है, और ये यहाँ पर 0, तो 4.8, देखो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं, अगर हमें सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये प्रोपोर्शन हो सकता है। जैसे सीक्वेंस में दिए हुए हैं हम लोग उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लेंगे। कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स है उसको फॉलो करके हम लोग कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स में एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, देन मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हम करके दिखा देते हैं, देखो कैसे होगा। 10/3 इज टू एक्स, ये दे रखा है, चेक करो, देखो 10/3 इज टू एक्स, प्रोपोर्शनेट, ये जो है दो ऐसे डॉट दिए हुए, तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इक्वल, इक्वल साइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 5/2 इज टू 5/4, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है इस टू का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। तो 10/3 होल डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, थोड़ा सा गलती ना हो इस वजह से यहाँ ब्रैकेट दे सकते हो ताकि ये समझ में आ जाए, ये एक क्वांटिटी है, नीचे एक क्वांटिटी है, इक्वल टू 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/4। अब देखो 10/3 इंटू एक्स के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये रिवर्स हो जाता है, नॉर्मल जो रूल्स होता है डिवाइडेशन का, 5/2 इंटू 5/4 है, 4/5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ पर हो गया 10/3x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो 3x इंटू 2 इक्वल टू 10 इंटू 1, देयरफॉर 3x इक्वल टू 10 इंटू 1/2, तो 3x इक्वल टू 5, ठीक है, और x इक्वल टू 5/3। इतना मतलब सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं होगा, हम पहले थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई करके दिखा दिए, बाकी तुम लोग समझ ही सकते हो, यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इजीली भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार पहले स्टार्टिंग में सीख रहे तो मैंने थोड़ा सा डिटेल्स दिखा दिया। x इक्वल टू 5/3, ये देखो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x इक्वल टू ये रहा, ये रहा 5/3, यहाँ पर देखो 5/3 आंसर दे रखा है। फिर यहाँ पर बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन होता है, d होता है, मतलब लास्ट वाला a b c, और अगर फोर्थ है तो वो d होगा। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर्स दिए हुए, क्वांटिटी 2/3, 3/7, 4, इंडिविजुअली 3 क्वांटिटी दे रखा है, हमें फोर्थ वाला ढूंढने के लिए बोला है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। एग्जाम्पल 3, अगर हमें 3 क्वांटिटी लगातार दे रखा है, 2/3, 3/7 और 4, 2/3 दे रखा है, 3/7 और 4 दे रखा है, और अगर हमें फोर्थ वाला ढूंढना है तो फोर्थ टर्म हम लोग मान सकते हैं कि x है, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ टर्म x मान लो, a मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब रूल्स क्या है, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन और ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू
3/7 इंटू 4, ठीक है, इस तरह से कर दो। या फिर देखो अगर तुम लोग और भी डिटेल्स में करना चाहते हो, क्योंकि देखो हम डिटेल्स में भी बता देते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग फटाफट करेंगे। ये देखो 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 इज टू 3/7 इक्वल टू क्या हो गया 4:x, है ना। अब इसको फिर से अगर करोगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो 2/3 होल डिवाइडेड बाई 3/7 करना पड़ेगा, फिर 4/x, मतलब ये टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग ये रूल्स याद रख लेना कि एक्सट्रीम का 2 टर्म मल्टीप्लाई होता है और मिडिल का 2, तो फिर बहुत ही जल्दी होगा। ये देखो 2/3 इंटू 7/3, ठीक है, 7/3 4/x ऐसे होगा। इसमें देखो कितना टाइम टेकिंग होगा। अब ये हो गया 7 इंटू 2 14, ये हो गया 9, 4/x। अब मल्टीप्लाई करो 14 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 4, एक्स इक्वल टू 9 इंटू 4/14, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, जहां हम लोग इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया 3/7 इंटू 4 इंटू 2/3 था 3/2 हो जाएगा, 2/3 जो था 3/2 हो गया। अब 2 2 जा 4, 18/7, ठीक है, ये भी 18/7 ही आएगा, देख लो 18/7। लेकिन इसमें कितना टाइम लगा, तुम लोग ही देखो इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना जल्दी हो गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अगर मैंने जैसे किया वैसे करोगे, एक्स अगर इसमें इंटू करोगे तो टाइम लगेगा। इससे बेटर है एक्स इधर रखो, बाकी सारी चीज को इधर ट्रांसफर कर दो, जल्दी से हो जाएगा। 18/7 आंसर आ रहा है, देखते हैं आंसर इन लोगों का 18/7। देखो 18/7 ही होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू है, करके तो दिखाना है नहीं हम लोगों को। तो हम लोग अगर ये रूल्स याद रख ले, ये उतना कुछ याद रखने में टाइम भी नहीं लगेगा। दोनों एक्सट्रीम टर्म और दोनों मिडिल टर्म ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है, बस इतना ही याद रखना है। और वो क्यों हो रहा है, वो तो इसीलिए होता है ना क्योंकि दो प्रोपोर्शन होता है, इक्वल होता है, ठीक है, दो प्रोपोर्शन होता है, इक्वल होता है, तो ये मल्टीप्लाई होता है इस वजह से। लेकिन अगर हम लोग याद रख पाएंगे तो हमारा जल्दी सॉल्व होगा। बाई चांस अगर भूल जाते हो, देखो गलत करने से बेटर है फिर ये लॉन्ग प्रोसेस से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनेट होने का मतलब है दो रेशियोज जो है इक्वल होना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर दो दे दिया है 2.4 और 9.6। थर्ड प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 है 2.4 kg, 9.6 kg दे रखा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग मान लेते हैं कि x है। तो ये अगर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है, ये थर्ड है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये बताओ। 3 ही बोला है, 4 नहीं बोला है ना। 3 यूनिट्स क्वांटिटी जो है 3 बोल रखा है, 4 नहीं बोला है। नॉर्मली रेशियोज तो 4 जो है क्वांटिटी रहता है, 4 टर्म रहता है, तो हमें समझने में ज्यादा आसानी होता है। लेकिन 3 क्वांटिटी से भी तो होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसमें हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अगर ऐसा है लगातार 3 क्वांटिटी में है तो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैंने बताया अभी, बोलो कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे ए बी सी 3 क्वांटिटी में था, देखो तुम लोगों ने अगर कॉपी में लिखा होगा तो तुम लोग को मिल जाएगा। वैसे मेरे यहाँ पर है, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना ये वाला चीज, तुम लोग बताओ, समझ के मुझे बताओ कि यहाँ पर फिर क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर 3 ही क्वांटिटी है देन हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, बोलो कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर 3 क्वांटिटी है देन हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, A is to B इक्वल टू B is to C में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो A मतलब फर्स्ट वाला, है ना। अगर हम लोग इसको A B C ऐसे सोच लेते हैं तो A is to B, है ना, A is to B इक्वल टू B is to C हो गया। तो अब इसको प्रेजेंट करो, A मतलब 2.4 is to B मतलब 9.6, ठीक है। फिर हो गया B is to C मतलब 9.6 is to X, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब जैसे मैंने रूल्स बोला उस तरह से कर लो कि अगर एक्सट्रीम टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा यानी 2.4 इंटू एक्स हो जाएगा, और मिडिल टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगा यानी 9.6 इंटू 9.6। तो x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4। तो देखो कितना होगा, 9.6 इंटू 9.6 कितना होता है, चेक करते हैं। 9.6 92.16 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये हो गया 38.4 आ रहा है, ठीक है, 38.4 आ गया।
ये देखो 38.4। अच्छा, अब इसमें बोला है, देखो यहाँ पर बोला है मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करो। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी होता है, बी मीन प्रोपोर्शन कब होता है, जब बी इक्वल टू, मतलब एक्चुअली जब बी स्क्वायर, अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब बी को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बिटवीन, तो बी क्या होता है, बिटवीन ए एंड सी, सी होता है, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 1.25 इंटू 1.8, अब कैलकुलेटर लो, 1.25 इंटू 1.8 आ रहा है 2.25, इसमें रूट लगा लो तो आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये देखो 1.5 हो गया। अच्छा, अब यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने पढ़ा भी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मीन, है ना, प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टीज ये वाला है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, यही हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये देखो a बाई बी सी बाई डी होगा तो प्रोपोर्शन होता है, देन ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, a इंटू डी और b इंटू सी, ठीक है। अब बी सी लिखो या सी बी लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 भी जितना प्रोड्यूस करता है, 3 इंटू 2 भी उतना ही प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई ए डी के जगह डी ए लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस पे बहुत सारा एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट रूल्स होता है इनवर्टेंडो, ठीक है, नेक्स्ट रूल्स होता है इनवर्टेंडो। इसमें हमें क्या याद रखना है, सिंपल हम लोग इतना याद रखेंगे, a इज टू बी इक्वल टू अगर c इज टू d होता है, ठीक है, ये तो होता ही है प्रोपोर्शन में, इफ a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d। अब इसको इनवर्टेंडो तभी बोलेंगे अगर इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स क्या होगा, a इज टू b का इनवर्स क्या होगा, तुम लोग ही बताओ, a इज टू b जो रेशियो है इसका इनवर्स क्या होगा, तुम लोग ही बताओ, a इज टू b का इनवर्स क्या होगा। अभी मैंने कितना सारा एग्जांपल देके बताया था, 12 1/12, a इज टू बी का इनवर्स क्या होगा, बोलो, b इज टू a, करेक्ट, b इज टू a इक्वल टू c इज टू d का इनवर्स क्या हो जाएगा, d इज टू c, ठीक है, सिंपल। अगर खुद से तुम लोग बोलोगे तो ये सब प्रॉपर्टीज याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली याद होगा, ठीक है। ये हो गया इनवर्टेंडो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हो जाएगा ऑल्टरनेटो। देखो इसमें क्या हो जाएगा, a इफ a इज टू b इक्वल टू c इज टू d, तो ऑल्टर हो रहा है, जैसे इसमें इनवर्स हो रहा है, ठीक है। इनवर्स मतलब क्या होगा, जैसे 2/3 है तो 3/2 दैट इज इनवर्स। अब इसमें बोल रहा है ऑल्टर हो जाएगा, है ना, नाम इसी वजह से इस तरह से है। तो ऑल्टर किसके साथ होता है, देखो ऑल्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा, a इज टू c इक्वल टू हो जाएगा b इज टू d। ये तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। a और d देखो एक्सट्रीम टर्म अपने जगह फिक्स्ड रहेंगे, सिर्फ मिडिल जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। b चला जाएगा c के जगह पे, c चला आएगा b के जगह पे, तो इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। इस पे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे अभी, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जरा सा कंसेप्ट के साथ जस्ट देखते जाओ, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे लिखते हैं कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो इफ a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d, ठीक है, तो यहां पर कैसे होगा, देखो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब तुम लोग सोच सकते हो कि मैम यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन हुआ नहीं, एक्चुअली देखो मल्टीप्लीकेशन मतलब ही कंपाउंड करना होता है नॉर्मली, प्रोडक्ट कंपाउंड ये सब मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो एडिशन का ही एक एडवांस जो पार्ट है ना, जैसे 3 + 3 + 3 ये कितना होता है 9, ऐसे ना लिख के हम लोग 3 × 3 भी लिख सकते हैं, या फिर देखो इस तरह से भी तुम लोग कर सकते हैं ना, ये 3 3 लिखने से शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, 2:2:2:2:2, ठीक है। ये 5 टाइम्स 2 लिखा, ये 10 होता है ऐड करने से, इसके जगह हम लोग 2 × 5 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 2 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। तो ये एडिशन
को सिंप्लीफाई रखने के लिए, इजी फॉर्म में करने के लिए मल्टीप्लीकेशन आया था। तो ये देखो यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंट हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड करना, तो कंपाउंड करना मल्टीप्लीकेशन होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, उसका जो है लोएस्ट फॉर्म से दिखा रहा है, मतलब ऐड करके, ठीक है। तो a प्लस बी देखो कैसे ऐड हुआ है, इतना समझो। देखो यहाँ पर a इज टू बी है तो a बाई बी होता, c इज टू d है मतलब c बाई d होता है, ये फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये टर्म ऐड कर दो, यहाँ पर क्या करना है, ये टर्म ऐड कर दो, बस इस तरह से याद रखो। a बाई बी c बाई d होगा, b ऊपर ऐड हो जाएगा, d ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। फोर्थ नंबर डिविडेंडो। देखो डिविडेंडो में क्या होता है, इफ a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d। अब कॉम्पोनेंडो में प्लस था ना, डिविडेंडो में माइनस हो जाएगा, तो कैसे होगा, सेम यही वाला प्रोसेस याद रखो। देखो a बाई b और यहाँ पर c बाई d, अब जैसे b प्लस हुआ था b माइनस हो जाएगा। देखो दो चीज तो एक ही ट्रिक से याद हो जाएगा, 3 और 4th वाला। फिफ्थ में देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। If A is to B equal to C is to D, then क्या हो जाएगा, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या हो जाएगा। अब दोनों चीज हमें लेना है, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब दोनों कंसेप्ट को हमें लेना है। कंसेप्ट क्या था, प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अगर मिक्सअप करते हैं तो तुम लोग देखो यहाँ पर b कॉमन है, ठीक है, मतलब ये याद रखने का ट्रिक है। बाकी यहाँ पर प्रूव किया हुआ है कैसे होगा, लेकिन प्रूफ हम लोग जान के क्या करें, क्योंकि हमें तो प्रूफ से कोई लेना देना है नहीं, प्रूफ करने भी नहीं बोलेगा। और हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली पूछेगा, देख के हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी देखोगे तो समझ जाओगे क्यों हमें प्रूफ का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे याद रखोगे, बी दोनों जगह पे कॉमन है, ठीक है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों केस में अगर देखो तो बी कॉमन है, तो इसका मतलब अनकॉमन क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी और c माइनस डी, ठीक है। क्योंकि कॉम्पोनेंटो पहले है तो इसलिए प्लस ऊपर चला गया, डिविडेंडो नीचे चला गया, मतलब ये याद रखने का ट्रिक बता रहे, ठीक है। बाकी प्रूव इसका होता है लेकिन हमें प्रूव नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हो, जब दोनों मिल जाएगा तो कॉमन पॉइंट हटा देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एडेंडो। एडेंडो में कैसे होगा, इफ a इज टू b इक्वल टू c इज टू d इक्वल टू e इज टू f, अगर इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है, a b c d e f g h इस तरह से अगर कंटिन्यू हो जाएगा, देन एडेंडो में क्या होगा, एडेंडो में यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ये फर्स्ट टर्म जितने भी है हर एक रेशियो का, तो इस रेशियो का फर्स्ट टर्म a, इसका c, दूसरे वाले का e प्लस डॉट डॉट करके जितना होगा डिवाइडेड बाय b प्लस डी, देखो सेकेंड टर्म बी डी एफ, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके ये चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल हो जाता है इसके साथ, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ये देखो मतलब इस तरह से हो रहा है, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा एडेंडो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सबट्रैक्शन वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबट्रेंडो। इफ a is to b इक्वल टू c is to d इक्वल टू e is to f, ऐसा इक्वल डॉट डॉट अगर चलेगा, देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, a माइनस सी माइनस ई, सॉरी प्लस कर दिया मैंने गलती से, माइनस डॉट डॉट करके b माइनस डी माइनस एफ डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा, मतलब देखो हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये इक्वल होता है, देन ए ऐसे हो गया, यहाँ पर सारा चीज ठीक है, बट यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा एक बार देख लो क्या बोल रहा है। अगर एडेंडो और ये वाला देखो सबट्रेंडो, देन ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू, बाकी सब में ऐसा नहीं था, बाकी सब में सिर्फ कन्वर्जन था, a is to b और c is to d पे अगर हम लोग इन्वर्टेंडो अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ऑल्टरेंडो, इसमें अगर a is to b और c is to d को हम लोग क्या करते हैं,
इसमें ऑल्टरेशन अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, और कंपोनेंट अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेगा। लेकिन एडेंडो या सब्ट्रेंडो में क्या बोल रहा है, अगर ऐसे करके हमें रेशियोज दिए हुए हैं, देन ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर होता है देन ईच ऑफ दिस each of these रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, हर एक रेशियो इस टर्म से इक्वल होगा, ये दोनों चीज में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ a is to b equal to c is to d equal to 2.5 is to 1.5 what are the values of ad is to bc and a plus c is to b plus d। देखो हम समझाते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन, बोला है कि a is to b equal to c is to d। देखो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, इक्वल टू 2.5 इक्वल टू 2.5 is to 1.5। फिर पूछ रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ad is to bc and a plus c is to b plus d, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन ये बोला है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ए डी बी सी कैसे मिलेगा, सिंपल सा बात है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। हमें पूछा है ए डी इज टू बी सी और ये इक्वल कितना होगा, तो ए डी डिवाइडेड बाई बी सी कर दो, है ना, ए डी डिवाइडेड बाई बी सी क्या हो जाएगा 1 बाई 1, है ना, ये बी सी अगर इधर लेके, जैसे मान लो अगर यहाँ 2 होता तो ये 2 रह जाता, बीसी इधर आ जाता, इधर कुछ नहीं है, 2 नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जो कि प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं होता है। तो AD बाई BC 1 बाई 1 हो गया, तो इसका मतलब AD इज टू BC हो जाएगा 1:1, ठीक है। अच्छा अब A प्लस सी और B प्लस डी, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कंटिन्यूअस फॉर्म में रेशियोज है, जैसे ये वाला कंटिन्यूअस फॉर्म में रेशियोज है, तो बोल रहा है ईच ऑफ टर्म ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का एडिशन इन केस ऑफ एडेंडो। तो ये एडेंडो यूज करके ही करना पड़ेगा, है ना, ये एडेंडो यूज करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या रेशियो है, ए इज टू बी, सी इज टू डी, 2.5 इज टू 1.5, इस तरह से हम लोग को a प्लस सी और b प्लस डी करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते a प्लस बी इक्वल टू सी इज a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी c बाई डी इक्वल टू, अब इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का a और c का प्लस, ठीक है, और b और d का प्लस। यही तो बोला था ना कि अगर इस तरह से रेशियो चलता जाएगा तो फर्स्ट टर्म का एडिशन, जितना सारा टर्म है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिख के मैंने डॉट डॉट कर दिया था, यहाँ पर उसकी जगह 2 है, तो फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का एडिशन हम लोग कर ही सकते हैं, a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर वही बोला था, या a is to b, c is to d, is to f, ये जो है each term of the ratio, हर एक टर्म इसके बराबर होगा, कोई भी टर्म जैसे a is to b इससे इक्वल होगा, या फिर c is to d इसके इक्वल होगा, या फिर e is to f इसके इक्वल होगा। ये कंसेप्ट से ही हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो अब इसका मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है 2.5 is to 1.5, तो अगर ये जो वैल्यू हम लोग का आया, ये अगर इक्विवेलेंट इतना है, या फिर ये वैल्यू अगर इक्विवेलेंट इतना है, तो ये वैल्यू भी तो इक्विवेलेंट इतना होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a इज टू c डिवाइडेड बाई b प्लस d इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, ये हो गया 5/3, ये देखो 5/3। इसका मतलब a प्लस सी इज टू बी प्लस डी का आंसर हो जाएगा 5:3, ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा और एक चीज भी देख के रखो, अगर बाई चांस तुम लोग भूल जाते हो कि ये एडेंडो वाला फॉर्मूला भूल जाते हो, या देखो ये तो वैसे आसान है, कुछ टफ है नहीं, ऐड कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। और एक तरीका भी है, इस पे भी हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी है, हम दिखा देते हैं। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, यही हम लोग को क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं a बाई बी इक्वल टू 2.5 और 1.5 को सॉल्व करने से आता है 5/3, ठीक है, ये बोल सकते हैं, और c बाई डी इक्वल टू भी हम लोग बोल सकते हैं 5/3,
ठीक है। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3a इक्वल टू 5b, ठीक है, 3a इक्वल टू 5b और यहाँ पर 3c इक्वल टू 5d। अब ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें बोला था ना ad और bc का वैल्यू निकालो, तो ये तो आसान था, ये वैसे भी निकल जाता, ठीक है। a प्लस सी वाला हम बोल रहे हैं, a प्लस सी डिवाइडेड बाय, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था b प्लस डी। देखो b प्लस डी, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये देखो 3a इक्वल टू 5b, तो कोई एक टर्म में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने, a इक्वल टू b कर दिया, तो a इक्वल टू 5b/3 प्लस यहाँ पर सी रख दिया मैंने, ठीक है। और b के जगह क्या लिखेंगे, b के जगह b रहा और d को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो d को कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये देखो यहाँ पर 5d इक्वल टू 3c कर देते हैं, d इक्वल टू 3c/5, ठीक है। d इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3c/5, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, फिर भी हम लोग पुट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये हो गया एलसीएम कर दो, 5b प्लस 3c, यहाँ पर हो गया 5b प्लस 3c, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ और यहाँ कट जाएगा, बचा क्या, बच जाएगा हम लोगों का 3 और ये 5, लेकिन ये ऑल्टर हो जाएगा, मतलब ये देखो 5b प्लस 3c डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये क्या हो जाता, 5 डिवाइडेड बाई 5b प्लस 3c, तो ये और ये कैंसिल, 5/3। लॉन्ग प्रोसेस है बट इससे भी कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है हमें ये करना। हम लोग को कौन सा सॉल्व करके दिखाना है, हम लोग सीधा अपना जो है रूल्स लगाएंगे कि अगर टर्म्स ऐसे लाइन बाय लाइन रहता है और उसमें हम लोग एडेंडो अप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक एडिशन, जो भी एडिशन आता है लाइन बाय लाइन, वो वैल्यू से बराबर होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हमें बोला था, ये देखो यहाँ पर क्या बोला था कि ऐसे अगर चल रहा है, देन ईच ऑफ दिस रेशियो, ये रेशियो का कोई भी ले लो, ठीक है, इज इक्वल, ये इक्वल होगा इसके बराबर, ठीक है। तो कोई भी रेशियो ले लो, वो एडेंडो के बराबर होगा, तो एडेंडो ये बन रहा है, ठीक है। अब कोई भी रेशियो, मतलब a प्लस बी इसके, a/b इसके बराबर है, c/d इसके बराबर है, तो 2.5:1.5 भी इसके बराबर है, तो हमें वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ये वाला लेंगे। a लेके क्या करें, a/b लेके कोई फायदा है नहीं, वो भी इसके इक्विवेलेंट है। जैसे इसके इक्विवेलेंट मैंने ये दिखाया, इसके इक्विवेलेंट ये भी है, ये भी है, बट हमें आंसर तो डिजिट्स में निकालना है ना, तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, तुम लोग देख लेना, तो ऐसे हो जाएगा 5/3। तभी तो अगर डिजिट्स में निकालना है तो हमें 2.5:1.5 लेना पड़ेगा। मैंने दोनों तरह से ही बता दिया, बाई चांस अगर भूल जाते हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, a/3 b/4 c/7 देन प्रूव दैट, ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करने बोला है a प्लस b प्लस c/c इक्वल टू 2। देखो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को बोला है, तो देखो कैसे होगा, हम लोग सिंपल ऐसा जब है, इसको हम लोग मान लेंगे ये सब इक्वल है, तो इक्वल कोई चीज, मतलब कोई एक कांस्टेंट के बराबर तो होगा, मतलब इक्वल, मतलब हम लोग बोल सकते हैं a/3 का वैल्यू जितना है, b/4 का वैल्यू जितना है और c/7 का वैल्यू जितना है, वो सब एक ही जैसा होगा, तभी ये इक्वल है। मान लो a/3 इक्वल टू x आता है, b/4 इक्वल टू भी x आना चाहिए, c/7 इक्वल टू भी x आना चाहिए, तभी तो जाके सारे इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी k से डिनोट करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू k। अब क्या करेंगे, a/3 इक्वल टू k, ठीक है, तो b/4 इक्वल टू k, जैसे मैंने अभी x दिखाया, c/7 इक्वल टू k। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k, c इक्वल टू 7k। अब यहाँ पुट करो, a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k, फिर यहाँ पर c का वैल्यू 7k इक्वल टू 2 आना चाहिए। प्रूफ ये करने बोला है, बाकी प्रूफ तुम लोग को नहीं देगा, तुम लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। ये तो हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, इसलिए ऐसे दिख रहा है। 4 + 3 7, 7 7 14, 14k/7k, है ना, k कैंसिल, ये 2 आ, ठीक है। 2 ही प्रूफ करने के लिए बोला था, तो 2 प्रूफ हो गया ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखो, ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.80 पर केजी एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 7.5% ऑन हिज सेल प्राइस। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम। बोल रहा है कि कोई एक टी सेलर है जो 2 टाइप्स ऑफ टी को मिक्सअप करके सेल करता है, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जितने में उसने वो टी को परचेस किया है। मान लो टी 1 किलो, 2 टाइप का टी है, तो पहला जो टाइप्स ऑफ टी है वो 1 किलो परचेस करता है 6.92 में,
और एक टाइप का टी है जिसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 1 किलो 7.77, ये इसका परचेज प्राइस आता है, ठीक है। फिर ये दोनों को वो क्या करता है, मिक्स्ड कर देता है, एक जगह पे मिक्स्ड कर देता है। फिर ये मिक्सचर 2 किलो हो गया, देखो 1 किलो ये और 1 किलो ये, दोनों को मिक्सअप करने के बाद जो मिक्सचर बन गया 2 किलो का, वो पर किलो वो बेच देता है 8.80 रुपीज के हिसाब से, एंड उसमें प्रॉफिट अर्न करता है 7.5 मतलब 17.5 यानी 17.5% ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस जितना है उस पे 17.5% का प्रॉफिट अर्न करता है। कितने प्रोपोर्शन में वो मिक्स करता है, ठीक है। ये तो मैंने बोला कि खरीदा है 1 किलो, ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि मिक्स करता है, लेकिन ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमें बताना है कितने प्रोपोर्शन में मिक्स करता है, यानी 1 किलो नहीं मिक्स करता होगा, ये जो है परचेज प्राइस है। अब इस तरह से मिक्स करना पड़ेगा ताकि 1 किलो मिक्सचर बन जाए। अब 1 किलो में कितना टाइप ए देता है, कितना टाइप जो है बी देता है, ये टाइप जो है यहाँ पर बोला नहीं है, जस्ट मैंने बोला ये 1 टाइप है, ये 1 टाइप है, ठीक है। तो 2 टाइप का टी है, 2 टाइप को टी को कितना कितना प्रोपोर्शन में वो मिक्स्ड करे ताकि ये प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाए। तो देखो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। देखो हम लोग मान लेते हैं कि जो मिक्सचर है वो सेल होता है 100 रुपीज में, ठीक है। मिक्सचर जो है वो 100 रुपीज में सेल होता है और प्रॉफिट अर्न होता है 17.5, ठीक है। और प्रॉफिट अर्न होता है 17.5%, ठीक है। हाफ मतलब मैंने 0.5 कर दिया। देन कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिससे खरीदा गया। अगर मैंने 100 रुपए में बेच दिया और प्रॉफिट जो है 17.5 है, देन कॉस्ट कितना हो जाएगा। कॉस्ट मतलब हमेशा क्या होता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट, है ना। जैसे मान लो एक पेन मैंने 12 रुपीज में खरीदा, ठीक है, और उसको मैंने 15 रुपीज में बेच दिया, तो 15 जो है ये मेरा सेल प्राइस है, ठीक है। और 12 रुपीज जो है ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, और इसके मिडिल में मैंने प्रॉफिट जो है अर्न किया वो है 3 रुपीज, ठीक है। ये होता है कॉस्ट सेल का और प्रॉफिट का मतलब। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल है 100 रुपीज का, प्रॉफिट कितना कमाते हैं 17.5% ऑन सेल, ये हमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है, देखो ऑन सेल मतलब जितना भी सेल करते हैं उसके ऊपर 17.5%, तो 100 के ऊपर 17.5% का हम लोग प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 17.5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 100 माइनस 17.5, तो ये हो गया 82.5, ये क्या हो गया कॉस्ट, ठीक है। ये 82.5 जो है ये कॉस्ट हो गया। ये हम लोग मानते हैं कि जो मिक्सचर हम लोग बेच रहे हैं उसका प्राइस जो है वो 82.5 होता है, कॉस्ट जो है 82.5 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या बोला है, कैसे मिक्सचर में हमें इसे मिक्सड अप करना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो हम लोगों ने 100 जो है एजम्पशन लेके किया। अब यहाँ पर बोला है कि सेल होता है 8.80, हम लोगों ने यहाँ पर सेल अपने मन से क्या लिया 100, क्यों लिया अपने मन से, इसीलिए लिया क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट बता रखा था, प्रॉफिट ऑन सेल। जैसे मान लो किसी को मिला है 75% इन अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंट्स का एग्जाम अगर 100 मार्क्स का हुआ है तो उसे आउट ऑफ 100 75 मिला है, वैसे 17.5% प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय क्या होता है, सेल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 17.5 को 17.5 में ट्रांसफर कर देते, परसेंटेज मतलब 100, तो आउट ऑफ 100 17.5 प्रॉफिट, तो 100 क्या है सेल प्राइस है, ठीक है, क्योंकि ऑन सेल बोला है, तो 100 जो है सेल प्राइस है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देखो 100 सेल प्राइस, प्रॉफिट कितना होता है, देन प्रॉफिट होता है 17.5, और कॉस्ट कितना आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 82.5, ठीक है 82.5। बट रियलिटी में हम लोग का सेल प्राइस जो है वो 8.80 है, तो हम यहाँ पर सेल के नीचे लिख देते 8.80, ठीक है। हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, हम लोग को तो वही बोला है ना कि कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे, तो प्रोपोर्शन में मिक्स करने के लिए हमें कॉस्ट पता होना चाहिए। तो देखो 100 इक्विवेलेंट टू मतलब 100 अगर सेल प्राइस है, यूनिटरी मेथड करेंगे, 100 अगर सेल प्राइस है तो कॉस्ट है 82.5, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा कम, यूनिटरी मेथड है ना, रिड्यूस हो जाएगा। तो 8.80 अगर सेल प्राइस है, देन कॉस्ट प्राइस कितना होगा,
यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 82.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8.8, तो ये हो जाता है 9, एक मिनट ये क्या आ गया, 82.5, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखते टाइम जो है उल्टा लिख दिया, 100 लिखना चाहिए था ना, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया। 82.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8.8, तो ये आंसर आता है 7.26, ठीक है, रुपीज 7.26। ये किसके इक्विवेलेंट आया, 8.80। अगर मेरा सेल प्राइस है देन कॉस्ट, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट कैलकुलेट हो गया कितना, 7.26, मुझे आंसर मिल गया। मतलब जो मिक्सचर 8.80 का सेल हो रहा था पर किलो, उसका कॉस्ट है 7.26 पर किलो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस इतना है, रुपीज 7.26, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितने रेशियो में इसे मिक्सड अप करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा। देखो ये जो 7.26 है ये हम लोग का मिक्सचर का प्राइस है, ठीक है, और फर्स्ट टाइप का जो टी है उसका कॉस्ट है 6.92, ठीक है, फर्स्ट टाइप जो टी है उसका कॉस्ट है 6.92 और सेकेंड टाइप जो है 7.77, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंसेस क्या आता है। देखो डिफरेंस क्या आता है दोनों में, 7.77 पहला वाला से, ये वाला दूसरा वाला 7.77 पर किलो है, माइनस 7.26, तो पहले वाले मिक्सचर में डिफरेंस आता है कॉस्ट के साथ, देखो 0.51, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड वाले में आ जाता है 7.26 माइनस 6.92, ठीक है, ये कम वैल्यू है ना इसलिए मैंने पीछे लिखा 6.92, तो इसका डिफरेंस देखो 7.26 माइनस 6.92, तो ये कितना हो गया 0.34, ठीक है, 0.34। तो ये फर्स्ट और सेकंड डिफरेंसेस हमें पता चल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इस तरह से मिक्सअप करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट है फर्स्ट केस में प्रॉफिट है, क्यों, देखो 7.76 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 7.26 और 7.76 जो है वो इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस है टाइप 2 का और ये टाइप 1 का, ठीक है। तो हमें इसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसमें लॉस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब ये वाला कम देना पड़ेगा, सेकेंड माइनस बोल रहे सॉरी, सेकेंड इज टू फर्स्ट, इस तरह से हमें मिक्सड अप करना चाहिए, यानी 0.34 इज टू कितना हो जाएगा 0.51, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, 34/100 इज टू 51/100, तो 34:51, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 34 और ये 51, ये कितना हो जाएगा, 34 और 51, ये 34 डिवाइडेड बाई 17 से हो जाएगा, 17 2 और 51 डिवाइडेड बाई 17 3, ठीक है। तो 2:3 आ रहा है। देखो हम यहाँ पर बता देते हैं लैंग्वेज कैसे लिखा है, देखो पहले फिर से एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डीलर जो है वो 2 टाइप्स ऑफ जो है टी परचेज किया है, ठीक है, 6.92 पर किलो एक और 7.77 पर किलो एक, ठीक है। फिर उस मिक्सचर को कितने क्वांटिटी में मिक्स करता है वो हमें नहीं पता, वही हमें ढूंढना है कि कितने क्वांटिटी में मिक्स करता है, लेकिन इतना बता दिया है कि मिक्स करके 8.80 पर किलो के हिसाब से सेल करता है और उसमें प्रॉफिट अर्निंग का परसेंटेज भी बता दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर ये ढूंढ लिया कि मिक्सचर जो है, हम लोग मान लेते कि वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में सेल होता है, ये इसलिए मान रहे क्योंकि प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दे रखा है। देन जो मिक्सचर हम लोग सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, 82.5, ठीक है, ये तो हमारे 100% के हिसाब से आया, मतलब 100% इफ सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस 82.5% बिकॉज प्रॉफिट गिवन 17.5% ऑन सेल,
ठीक है। अब ये कॉस्ट को बेस करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 100 सेल प्राइस होने पे 82.5 कॉस्ट होता है, देन 8.80 सेल प्राइस, बिकॉज यहाँ पर बोला है 8.80 सेल प्राइस, अगर मिक्सचर का एक्चुअल सेल प्राइस 8.80 है, देन अकॉर्डिंग टू द बेस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 7.26। इसका मतलब जो मिक्सचर हम लोग मिक्स करके रेडी कर रहे हैं उसका कॉस्ट आ रहा है 7.26। बट हमें पता है कि यहाँ पर जो है 2 टाइप्स ऑफ टी इन्वॉल्व है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अब डिफरेंसेस चेक करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है, टाइप 1 जो है, यहाँ पर देखो अब लैंग्वेज जो है ये बता देते, समझ जाओगे यहाँ पर क्या बोला है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर किलो 7.26 मींस जो मिक्सचर बना है उसका कॉस्ट जो है वो है 7.26 पर किलो। अब यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डिफरेंसेस, देखो डिफरेंसेस क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, देखो प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg ऑफ सेकेंड काइंड, देखो जो कॉस्ट है वो है 7.26, ठीक है, और जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप जो है वो है उसका कॉस्ट है 7.77, तो 7.77 क्या है कॉस्ट है, ठीक है, और मिक्सचर का कॉस्ट आ रहा है 7.26, ये कॉस्ट है टाइप 2 का इंडिविजुअल कॉस्ट, और मिक्सचर का दोनों टाइप का मिक्सचर का कॉस्ट है 7.26, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं कि मिक्सचर का कॉस्ट के साथ इंडिविजुअल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, ये देखो सेकेंड टाइप का 7.77 और मिक्सचर का 7.26, तो 51 पैसा। फर्स्ट डिफरेंस देखो, फर्स्ट डिफरेंस जो है 7.26 मिक्सचर का है और 6.92 जो है इंडिविजुअल कॉस्ट है, ठीक है। तो दोनों कॉस्ट में हम लोगों ने डिफरेंस कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि मिक्सचर के कॉस्ट के साथ हम लोगों ने कंपेयर क्या किया, मिक्सचर कॉस्ट के साथ इंडिविजुअल कॉस्ट का, इंडिविजुअल कॉस्ट का, ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट का हम लोगों ने कंपेयर किया। तो देखो एक में क्या आ गया 51 पैसा, एक में 34 पैसा, ठीक है। We have to mix the two kinds in such a ratio that the amount of profit in first case must balance the amount of loss in the second case, क्योंकि एक में लॉस हो रहा है एक में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक का परचेस प्राइस देखो, एक का परचेस प्राइस आता है इंडिविजुअल, देखो समझो एक का इंडिविजुअल परचेस प्राइस आता है 7.77, एक का इंडिविजुअल परचेस प्राइस आता है 6.92, ठीक है। अब जो 6.92 वाला है उस ये दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, ये दोनों टाइप ऑफ कॉस्ट वाले टीज को हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जब सेल करते हैं तो 7.26 मिक्सचर का कॉस्ट आता है। अब 7.26 जो है कॉस्ट आता है, अब इसको खरीदने का देखो 7.77 है, तो इस केस में क्या है लॉस है, ये वाला क्या है लॉस है, और इस केस में क्या है, इस केस में प्रॉफिट है, 6.92 वाले केस में प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, we have to mix the two kind in such a ratio, हमें इस तरह से मिक्सअप करना है that the amount of profit in the first case में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में 6.92 हम लोग को फर्स्ट दे रखा था, तो इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये देखो 6.92 फर्स्ट केस इसीलिए बोल रहा है क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 है, तो ये क्या है, ये टाइप 1 इसी में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 6.92 में परचेस किया हुआ टी हम लोग 7.26 में बेच सक रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं ऑब्वियसली मिक्स्ड अप करके, बट पर बेसिस पे तो हम लोग चेक करेंगे ना, तो 7.26 मिक्सचर को जब बेचा जाता है उसमें कॉस्टिंग कितना लगा हुआ है 6.92 एंड 7.77, तो 6.92, तो इसमें प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट कितना है, इसका मतलब 34 पैसा, और इसमें लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि ये मिक्सचर में 7.77 रुपीज का प्रोडक्ट मतलब मिक्स्ड हो रहा है, बट इसे जब सेल करने जाएंगे मतलब इसका जो कॉस्ट बन रहा है ओवरऑल वो 7.26 ही बन रहा है, तो इसमें लॉस होगा, तो हमें क्या करना है प्रॉफिट से लॉस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट से लॉस को अगर एडजस्ट करेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बी बैलेंस द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस, ठीक है। तो सेकेंड केस में लॉस कितना है 51 पैसा और यहाँ पर कितना है 34 पैसा, अच्छा देन 3:2, अच्छा मैंने सारा चीज यहाँ पर ठीक ही है हम लोग का, एक थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, सेकेंड वाला मतलब 51:34 होना चाहिए, ये देखो मैंने यहाँ पर 51:34 होना चाहिए, ये वाला रेशियो लिखते हुए थोड़ा सा गलत कर दिया है, 51:34 होगा, 51:34, ठीक है 34, तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, 3:2, ठीक है। ये तो सॉल्व करने से 3:2 आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है लॉस को रिकवर करना है थ्रू प्रॉफिट, यही तो बिजनेस का एम होता है ना कि अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हमें थ्रू प्रॉफिट जो है रिकवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट है और सेकेंड केस में जो लॉस है, इसीलिए हम लोग 2:1 वाला करेंगे ताकि हम लोग क्या कर पाए प्रॉफिट से लॉस को एडजस्ट कर पाए, ठीक है।
तो ये इस तरह से होगा। बस इसमें इतना सारा ही एग्जाम्पल था। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। अब तुम लोग मुझे आंसर दो। यहाँ पर बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होगा? तो हमारा कोशिश जो रहेगा, अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे से करेंगे कि ऑप्शन देख के कर ले या फिर कुछ और तरीके से, जितना जल्दी हो सके। तो इस पे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या तुम लोग बता सकते हो मुझे? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 12। फोर्थ प्रोपोर्शनल 12। अच्छा, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 होगा कि नहीं। हमें क्या करना है, मिडिल का 2 मल्टीप्लाई करना है 48 है ना, और एक्सट्रीम 2 मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ मतलब इसके बाद वाला होगा, तो 12 इंटू 4 48। हाँ, तो 12 होगा आंसर। ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हो, या फिर अगर इस तरह से नहीं करते और एक तरीका है, x मान लो, तो 4/6 इक्वल टू 8/x, देन x का वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 इंटू एक्स इक्वल टू 48, देन x इक्वल टू 48/4, तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी करो, बट हम लोग जितना शॉर्टकट कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। फिर बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल बोलो क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? ए बी सी। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल होता है देन हम लोग क्या करते हैं? ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। इस चीज को ध्यान में रखो। बाकी तो रूल्स ऐसा ही है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी। जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल का बात आता है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और थर्ड वाला टर्म हमें पूछना है। तो बोलो क्या होगा? थर्ड वाला टर्म हमें पूछा गया है। ये ए है, ये बी है, सी हमें ढूंढना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तो ये बनता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, रूट ओवर ऑफ ए सी। ये कैलकुलेट करके देखो, किसी भी तरह से करो, हो जाएगा। A is to B, simple, 12 is to 18 equal to B is to C, यानी 18 is to X, C को X मान लो। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, 12/18 इक्वल टू 18/X। ऐसे भी कर सकते हो, 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18/12, 27। 27 आ गया। ठीक है, या फिर सिंपल कर सकते थे, बी स्क्वायर यानी 18 इंटू 18, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना, और बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए मतलब 12, सी तो हमें कैलकुलेट करना है, यानी एक्स आ गया, सेम चीज। ठीक है, अब एक्स सॉल्व कर लो, 27। ठीक है, अच्छा अगर सेकेंड वाला समझ में आ गया तो थर्ड वाला भी बोल सकते हो। मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब तो मैंने बताया, जहां पर ऐसा होता है ना, मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, जहां पर बी होता है मीन, मिडिल वाला वैल्यू, इसलिए मीन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यानी बी पूछा है, बोलो बी का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब बाकी टर्म्स दिए हुए, बी गायब है, ए बी सी में बी गायब है, तो कौन कौन सा टर्म है वो सोच के मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। 45। 45, 3 का 45 यानी सी। हाँ सही बात है। ठीक है, अच्छा ये देखो कैसे हो रहा है। हमें क्या बोला? मीन प्रोपोर्शनल, यानी बी फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ ए सी, यानी ए और सी गिवन होगा। तो 25 इंटू 81, कैलकुलेटर लो, 25 इंटू 81 करो, जितना आ रहा है उस पर रूट लगा दो, 45 आ गया, सिंपल 45 आंसर आ गया। ठीक है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। बोल रहा है ऐसा एक नंबर जिसका रेशियो 26 के साथ जितना होता है, मतलब जो होता है वो 6 और 13 के बीच का रेशियो से इक्वल होता है। तो बोलो कौन सा होगा? 6 हैज टू 13 मतलब 6 हैज टू 13 ये हो गया, यानी 6/13 होना चाहिए। तो 26 के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम लोग रेशियो बनाए ताकि वो 6/13 हो जाए, यही तो पूछा है। बोलो क्या होगा? ये तो सिंपल चीज है, इसमें तो कुछ हमें ज्यादा दिन। None of this. नन ऑफ दिस। अच्छा देखते हैं 4 का डी, करेक्ट। ये देखो इसका कितना होना चाहिए, बोलो। नन ऑफ दिस तो आंसर सही है, लेकिन होना कितना चाहिए था, बोलो। 12। 12। अच्छा 12/26। हाँ
देखो 6/13 हो जाएगा, अगर 12 होता तो वो 6/13 आता, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आंसर हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इस ये नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट वाला यहाँ पर बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है फिफ्थ नंबर, हाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग करें, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए टू फिर 2a² c, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, गायब क्या है, डी गायब है। अब मुझे बोलो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे कैलकुलेट करोगे? AC/2। AC/2, फिफ्थ का ए, हाँ ये देखो 2a, और ये हो गया क्या, ए बी सी, डी गायब है तो डी को x मान लो, तो 2a/a² इक्वल टू c/x हो गया, है ना। हम लोग को x फाइंड आउट करना है, तो 2a इंटू एक्स इक्वल टू a² इंटू सी, देन x इक्वल टू a² c/2a, ठीक है। तो यहाँ पर AC और नीचे हो गया 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो बोल रहा है सिक्स्थ नंबर पे, if four number half, 1/3, 1/5, 1/x are proportional then x is, अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो x का वैल्यू क्या होगा? अगर चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन, है ना, इक्वल टू मीन टर्म का, मतलब मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर इसको सॉल्व करके देखो, x का वैल्यू जितना आ रहा है उतना ही हो जाएगा। 15/2। करेक्ट, 15/2, है ना। हाफ इंटू 1/x हो जाएगा, हाफ इंटू 1/x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2x और ऊपर 1, ये हो गया 15, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो, है ना, इसको हम लोग 2x इक्वल टू 15 भी तो लिख सकते हैं। 1 कैसे हटाया, अगर रिवर्स कर दोगे हट जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/2, करेक्ट, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी b² पूछा है, मतलब b पूछा है, एक्चुअली b पूछा है। तो ये क्या गिवन है, a और c गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? b इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, a इंटू सी, रूट ओवर ऑफ a इंटू सी, इसको याद करते जाओ, हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a इंटू सी। मल्टीप्लाई करके देखो a इंटू सी का कितना वैल्यू आता है, 18xy। कौन सा, a b या c? 18xy। A। a 18xy, तो b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 12x² इंटू 27y², ये हो गया, ठीक है। अब 12 इंटू 27 पहले कर लो, 12 इंटू 27 आता है 324, उस पे रूट अप्लाई करो, 18 आ जाएगा। अब स्क्वायर जो है वो आउट ऑफ रूट एक एक एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर y, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 8th नंबर, a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, देन a इज टू b इज टू c कितना होगा, ये पूछा है। थोड़ा सा अलग है ये वाला क्वेश्चन, a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, देन हमें a इज टू b इज टू c पूछ रहा है, कितना होगा? तो 1:2:5। 1:2:5, 8 का c, हाँ सही है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अगर हम लोग a इसको हटा देते, ये 1 है, b का कितना 1/2 ले लो, ठीक है, c का कितना 1/5 ले लो, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग LCM कर देते हैं। देखो ऐसे करके हो जाएगा, 2 और 5 का LCM 10 होगा, 1/2 इंटू 10, 1/5 इंटू 10, है ना। तो ये हो गया 10:5:2 हो रहा है, 1:, अच्छा इस तरह से नहीं होगा क्या, 1/2 1/5, नहीं तब इस तरह से तो नहीं होगा, आंसर तो 1:2:5 है, क्या गलत हो गया? a इक्वल टू b/2, अगर इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भी तो देखना चाहिए। ये देखो दिखा देते हैं, देखो a इक्वल टू b/2, कुछ गलती हो गया होगा वहां पर, a इक्वल टू b/2 इक्वल टू
c/5 सबसे बेस्ट है k ले लो, ठीक है। तो a इक्वल टू k, ठीक है, b/2 इक्वल टू k, देन b इक्वल टू 2k, ठीक है, c/5 इक्वल टू k, देन c इक्वल टू 5k। तो a इज टू b इज टू c कितना हो जाएगा, k इज टू 2k इज टू 5k, यानी 1 इज टू 2 इज टू 5, इस तरह से होगा। उस तरह से हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते ना, a का वैल्यू 1 मान लिया, 1 तो उसका मल्टीप्लायर है, हाफ उसका मल्टीप्लायर है, वो गलत अप्रोच हो जाता है। तो 1 इज टू 2 इज टू 5, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर a/3 b/4 c/7, देन a प्लस b प्लस c बाई c कितना होगा, 9th नंबर। इसको k मान के कर सकते हो, k मान लेंगे तो हो जाएगा a/3 b/4 c/7, a/3 इक्वल टू k, है ना, तो a इक्वल टू, हाँ बोलो, 9 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट। देखो ऐसे करके b/4 इक्वल टू k ले लो, तो b इक्वल टू 4k, है ना, c/7 इक्वल टू k ले लो, तो c इक्वल टू 7k। तो a प्लस b प्लस c मतलब 3k 4k 7k डिवाइडेड बाई c मतलब 7k। ये हम लोगों ने किया भी था सेम क्वेश्चन। तो 7 और 7 14k बाई 7k, तो ये हो गया k कैंसिल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k करके हम लोग कर सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन देगा कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से। 10th नंबर यहाँ पर p/q r/s इक्वल टू ये दे दिया, वैल्यू ऑफ ps इज टू qr। ऐसा भी हम लोगों ने किया था, बस pq के जगह ab था, है ना। p/q इक्वल टू r/s बोला है, पूछ रहा है ps इज टू qr क्या होगा, तो ps p इंटू s इक्वल टू qr, है ना। तो ps बाई क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 1/1। तो क्या हो जाएगा आंसर 1:1। ये किया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, 1:1। 10th नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा 11 x इज टू वाई जेड इज टू डब्ल्यू 2.5 इज टू 1.5, वैल्यू ऑफ x प्लस जेड वाई प्लस डब्ल्यू क्या होगा बोलो। ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। मैम हाँ मैम 10 नंबर और एक बार बताइए। 10 नंबर तो ये वाला है, ये देखो सेम यही वाला है, ए बी से बना हुआ है ना। ये देखो ये ऐसा है, वहां पर से पी क्यू है, देखो इतना ही डिफरेंस है। p/q इक्वल टू r/s है ना, तो हम लोग को ps और qr पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना रेशियो के रूल से। तो p इंटू कितना s, q इंटू कितना r, इसका मतलब ps इक्वल टू qr। वहां पर a भी लिया था, देखो सेम चीज था, बस यहाँ पर a d आ जा रहा है क्योंकि abcd था, इतना ही डिफरेंस था। तो ps, अब ps डिवाइडेड बाई हम लोग qr लिख सकते हैं ना 1/1। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ps डिवाइडेड बाई qr हम लोग कितना लिखते हैं, qr में 3 मल्टीप्लाइड है तो 3, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ता 2। अगर ऐसा होता तो हम लोग इसको 3/2 लिखते। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अगर कुछ भी नहीं है कहीं पर भी कोफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1/1 लिखेंगे। बोलो समझ में आया। मैम और वो 2.5 बाय 1.5 क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा, वो रहेगा, उसका यूज कहाँ होगा, क्योंकि वही वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर भी था ना। यहाँ पर एक साथ दिया था, वहां इंडिविजुअली दिया, सेम क्वेश्चन ही तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया। ये देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर में 2.5 1.5 का जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्यों यूज करें, नहीं करेंगे ना, क्या जरूरत है यूज करने का। और अगर यूज करना ही चाहते हो देन ये प्रोसेस से यूज करना पड़ेगा, हम दिखा देते हैं। अगर बोलोगे कि मुझे 2.5 और 1.5 को यूज करके करना है, वो भी हो सकता है, लेकिन लेंदी प्रोसेस है। वो कैसे होगा, अगर यूज करके करोगे देन ऐसा हो जाएगा कि p/q इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 और r/s, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या बोला है, p इंटू एस बोला है, ठीक है, तो p इंटू एस और q इंटू आर, तो p इंटू एस डिवाइडेड बाई q इंटू आर हमें वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 p इक्वल टू 2.5 q, ठीक है। अब p का वैल्यू ट्रांसफर करेंगे 2.5 q बाई 1.5, ठीक है। अब 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 ये होता है
1.66 आ जाता है, जरूरत नहीं है, तो 2.5 क्यू डिवाइडेड बाई 1.5 ऐसा लेना पड़ेगा पी के जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने सपोज एस रख दिया, एस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नीचे क्यू जैसा है क्यू को वैसा ही रख दिया, और ये आर के जगह एस बना लेते हैं, मतलब सब्सटीट्यूट मेथड, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो सॉल्विंग होता है ना उसमें सब्सटीट्यूट मेथड होता है, बहुत सारा मेथड होता है ना, एलिमिनेशन मेथड, उसी तरह से आर इंटू 1.5 इक्वल टू एस इंटू 2.5। अब हमें एस रखना है, क्वेश्चन में हम लोग एस रखना चाहते हैं, तभी तो क्यू एस नीचे कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कोई भी सेम होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर 4 डिजिट है तभी तो नहीं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं होगा तो रेशियो कैसे बनेगा, तो या तो क्यू एस रखो या तो मतलब ऊपर में पी एस पी आर करो, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। देन अगर हम लोग आर का वैल्यू लिख देते हैं एस इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा एस इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, है ना। अब ये क्या हो गया, देखो एस एस कैंसिल, 2.5 कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, 1.5 तो 1/1 इसी वजह से हो रहा है। लेकिन हम लोग इतना क्यों करें, हम लोगों को तो पता है कि पी एस और क्यू आर कब बनता है, पी एस और क्यू आर, पी जो है ये फर्स्ट टर्म है, एस जो है ये लास्ट टर्म है, तो एक्सट्रीम दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन और क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन। हम लोग तो एमसीक्यू करेंगे, हमें इतना सॉल्व करना नहीं, अगर सॉल्विंग वाला होता तो हम लोग को इतना सॉल्व करके दिखाना पड़ता कि 2.5 और 1.5 का यूज कहाँ करें, जब हमें जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ये सेकेंड वाले में जरूरत होगा, इसमें यूज करेंगे, बोलो इसका आंसर क्या होगा, 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये बताओ, ये तो एडेंडो मेथड से होगा ना, x इज टू वाई, हाँ बोलो। 5/3। हाँ 5/3 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई भी फर्स्ट टर्म का लगातार कोई रेशियो है कंटिन्यूड फॉर्म में और उसका फर्स्ट टर्म हम लोग ऐड करेंगे तो x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू, सेकेंड टर्म नीचे चला जाएगा, ये जो वैल्यू आता है ये इक्वल टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो होता है। अब हम लोग का आंसर कैसा है देखो नंबर्स में, तो हम लोग ये वाला ले लेंगे, ये क्यों ले, ये और ये भी ले सकते हैं बट ये क्यों ले, क्योंकि हमारा आंसर तो ऐसा है नहीं, तो हम लोग 2.5 और 1.5 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो वही 5/3 आ जाएगा ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस पी क्यू दिया है कहीं पर एक्स डब्ल्यू वाई जेड दे रखा है, बस और कुछ नहीं, बाकी एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन है। तो 11 का हो जाएगा हम लोग का सी। अच्छा 12 का बताओ, यहाँ पर 12 के ये दे रखा है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ x इज टू वाई, ऐसा हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बोलो। यहाँ पर बोल रहा है 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू है 3/4, ठीक है, हम लोग को ये फाइंड आउट करने बोला है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, है ना। हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो 5x माइनस 3y डिवाइड कर दो इस तरह से, ऐसे लिखने से तुम लोग समझ ही जाओगे क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू 5 20x, 4 इंटू 3 माइनस है तो माइनस लिखेंगे 12y, फिर 3 इंटू 5 15y, 3 इंटू 3 9x, अब x एक साइड लेके जाते, y ऑपोजिट साइड लेके जाते, तो 20x माइनस था ये तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9x, 15y ये माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो गया 12y, अब 20 प्लस 9 29x इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना हो गया 27y, ठीक है। अब x इज टू y करना है, x इज टू y मतलब x बाई y, अब इस फॉर्मेट को x बाई y में ट्रांसफर करो, x डिवाइडेड बाई y। अब यहाँ पर कितना लिखना है, बहुत से लोग गलती से क्या करते हैं 29x है इसीलिए x के यहाँ पर 29 लिखते थे, यहाँ पर 27, बट ये गलत है, क्यों गलत है इसको तुम लोग खुद ही वेरीफाई कर पाओगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इसमें क्या आंसर आता है 27x इक्वल टू 29y, बट ओरिजिनली थोड़ी ना ये था, नहीं था, ये वाला नहीं था, इसका मतलब ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर देख लेना चाहिए कि मल्टीप्लाइड क्या है, x में 29 मल्टीप्लाइड है, अगर x को मल्टीप्लाइड बाई 29 करना है तो यहाँ देंगे तो मल्टीप्लाइड बाई y हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, बस ये प्रेजेंटेशन सही करना है क्योंकि गलत हो सकता है, ठीक है, गलत हो सकता है, प्रेजेंटेशन नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कि सही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आंसर 27:29 की जगह 29:27 दे दे तो तुम लोगों से गलती हो सकता है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है नहीं डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, सिंपल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक्स वाई को सॉल्व कर लो, मतलब 2x का फॉर्म आएगा, 2y का आएगा, प्लस माइनस जो भी हो रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट करने से x बाई y ये आ जाएगा, यानी x इज टू y 27:29, जो कि आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा ऑप्शन दिया है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा ना, 29:27 वाला ऑप्शन भी रहेगा, और बाई चांस अगर ये गलत लिख देते हो तो फिर उसमें टिक करके आ जाओगे, और नेगेटिव मार्किंग है तो बस मार्क्स कट जाएगा। अच्छा, ये वाला बताओ फिर से, 13, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, a is to b equal to 3 is to d, b is to c equal to 3 is to 5, a is to b is to c क्या होगा, बोल सकते हो? देखो a बाई b, ये हम लोगों ने रेशियो में किया था, है ना, b बाई c 3/5, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है देखो, हमें a is to b is to c ढूंढना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर b को इक्वल करने का कोशिश करेंगे, है ना, b को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो b को कैसे इक्वल करें, दोनों जगह पे b का वैल्यू सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 किया है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। रेशियोज में तो ऐसा ही होता है ना कि सेम क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाइड या डिवाइड करना है, बट नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ इंटू 2 कर दो, ये 10 हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, 9, ए का 9 हो गया, बी का 6 हो गया, और सी का 10 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9:6:10, यानी कि ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया कि नहीं, इसमें तुम लोगों ने कुछ आंसर नहीं दिया इसलिए हम पूछ रहे हैं, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये लास्ट दिन हम लोग रेशियो में भी ऐसा एक बार किए थे। यस मैम। है ना, अच्छा ये वाला बताओ, 14 का, x/2 y/3 z/7, वैल्यू पूछ रहा है इसका। k मान के कर सकते हैं ना, जब ऐसा रहता है तो k मानने से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम बचता है, और कुछ नहीं, कुछ और तरीके से भी कर सकते हो, बाकी k से जल्दी हो जाएगा। ये एक वैल्यू दे रखा है, अब ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के तो इक्विवेलेंट होगा, उसको हम लोग k मान सकते हैं, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो k से तुम लोग वैल्यू फाइंड आउट करो, तुम लोग भी अपने कॉपी में करो, हम यहाँ पर करते हैं। x का वैल्यू 2k हो गया, y/3 इक्वल टू k, तो y का वैल्यू 3k हो गया, 17/6, ये वाला d। अच्छा, तो 14 का d, हाँ आंसर तो d है। तो एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, जब लिखा है z इक्वल टू 7k, बस वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू x है, x का मतलब 2k, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 5 इंटू वाई, वाई का मतलब 3k, ठीक है, y का मतलब 3k, 4 इंटू जेड, तो z का मतलब है 7k। ठीक है, अब कैलकुलेटर लो और लिख दो 2 इंटू वाई, वाई मतलब 3k। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया 4k माइनस 15k प्लस 28k डिवाइडेड बाई 6k, तो ये आंसर हो जाएगा 28 प्लस 4 माइनस 15, यानी कि 17k बाई 6k, के कैंसिल, ये वाला आंसर 17:6। ठीक है, 17:6। अच्छा, 15 वाला बताओ। हाँ 15 ही तो करेंगे, x/y इक्वल टू 2:3, y/z इक्वल टू 4:3, अभी अभी किया हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, है ना, x/y इक्वल टू 2:3, y को इक्वल करने का कोशिश करो, x/y मतलब x/y इक्वल टू 2/3, ठीक है, और दूसरा बोला है y/z इक्वल टू 4/3। हम लोग को क्या करना है, y को इक्वल करना है, क्योंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, x/y/z, तो कॉमन पॉइंट y है, तो हमें y को इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट मल्टीप्लायर कर देंगे, तो 3 में 4 मल्टीप्लाई करो, 4 में 3 मल्टीप्लाई करो, तो अगर यहाँ 4 देंगे, रेशियो को एज इट इज रखने के लिए, ओरिजिनल फॉर्मेट तो चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 12 12 9, तो 8:12:9। चलो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऑप्शन तो सिंप्लीफाइड है, तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये तो किसी से जाएगा ही नहीं, ये 12 है, 9 है, ये 8 है, तो
इसका मतलब नन ऑफ दिस होना चाहिए। 15 का डी, हाँ नन ऑफ दिस ही है, 15 का नन ऑफ दिस है डी, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, 13 एंड 15 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें आंसर अलग है, इसमें आंसर पैटर्न सेम है दोनों में। तो जब भी हम लोग का ऐसे रेशियो कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा 16 देखो, बोल रहा है डिवीजन ऑफ 750, 750 को डिवाइड करने बोला इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। बताओ कौन सा होगा? ये तो कर ही सकते हैं हम लोग, कैलकुलेटर में ही कर देंगे। बोलो ये कितना होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 200, 250, 300, 16 का, हाँ वही हो रहा है। देखो 4 पहला पार्ट हो जाएगा 750 इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा 15, है ना। तो 750 डिवाइडेड बाई 15 कर लो, कांस्टेंट वैल्यू पता चल गया कितना 50, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300। ये तो हम लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर 17 में देखो, द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर, 10 years ago their age were in the ratio of 7:9 their present age। क्या कुछ बता सकते हो तुम लोग? देखो कोशिश करके, 3 पर्सन्स का टोटल एज है 150, ठीक है। अब बोल रहा है 10 years ago, मतलब ये 150 प्रेजेंट का टोटल बता रहा है। 3% के एज का प्रेजेंट टोटल है 150। 10 years ago their age were in the ratio of 7:8:9 their present age। तो आज के डेट में एज इनका कितना है? अगर तुम लोग 150 चेक करोगे ना तो मुझे लगता है हर एक ऑप्शन 150 देगा। ये देखो ये भी 150 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 45 प्लस 55 ऑप्शन ए। प्लस ऑप्शन ए 17 का, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए तो हो रहा है। देखो अगर हम लोग इसको चेक करें, हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि 10 years ago अगर हम लोग ऑप्शन ए से ट्राई करते कि ऑप्शन ए सही है कि नहीं, तो 10 years ago पहले पर्सन का एज कितना रहा होगा 10 years ago, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है, ये तो सारे प्रेजेंट एज का ऑप्शन दे रखा है ना, क्योंकि हमें आंसर ही तो प्रेजेंट एज का पूछा है। तो अगर ये प्रेजेंट एज है तो बिफोर 10 years फर्स्ट पर्सन का एज कितना रहा होगा 35। बिफोर 10 years ago सेकेंड पर्सन का एज कितना रहा होगा 40। 10 माइनस करो ना, तुम लोग का जो भी एज है, अगर 10 years ago वाला एज चाहिए तो -10 करोगे ना, तो 55 से 10 माइनस करो 45 हो गया। क्या अब ये 3 का रेशियो ये हो रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 5 7 से 35, 5 8 से 40 और 5 9 से 45। तो ये आंसर करेक्ट है। बाकी क्यों नहीं होगा? 40 जिसका आज का एज है उसका 10 years एगो एज था 30, इसका होगा 50 और इसका होगा 40, और ये रेशियो बनता है 3:5:4, ना कि 7:8:9। इसमें भी इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि 35 से 10 डिडक्ट करने पे आता है 25, 45 से 10 डिडक्ट करने में आता है 35, इसमें 10 डिडक्ट करने पे आता है 60। अब इसको अगर 5 से सिंप्लीफाई करें 5 7 12, तो रेशियोज नहीं मैच हो रहे, तो हम लोग बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं कि क्या होगा आंसर, ठीक है। तो 45:50:55 हो जाएगा। 18 the number 14 16 35 42 are not in proportion, not in proportion बोला है, proportion नहीं बोला है। the fourth term for which they will be in proportion, लेकिन fourth term अगर 42 के जगह कुछ और होता है देन ये नंबर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। फोर्थ टर्म अगर चेंज हो जाता है तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो वो नंबर कौन सा है? बोलो कौन सा है? क्या लगता है? बोलो कौन सा होगा? 40। 40। देखो हम लोग चेक करके देख सकते हैं, फोर्थ टर्म मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो 16 इंटू 35 ये इक्वल होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन दो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग 16 इंटू 35 का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू देख लेते हैं 560। हम लोग का मल्टीप्लीकेशन 14 के साथ जिस डिजिट का 560 होगा वो हम लोग का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो 14 इंटू 45, ठीक है, ये 630 आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा फिर 14 इंटू 40, ठीक है, 14 इंटू 40 ये आता है 560, ठीक है, ये आता है 560। तो ये आंसर सही है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन और मीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। तो आंसर 40 होगा। 32 से मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं आएगा।
क्योंकि अगर 40 से आता है तो 32 से कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर बी हो गया 18 का। 19 यहाँ पर x बाई वाई, वाई बाई जेड बाई डब्ल्यू, ये देखो अब थ्योरी आ गया यहाँ पर, जो मैंने बोला था नाम जो है हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पर अगर x बाई वाई जेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज y बाई x इक्वल टू w बाई z, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू अगर है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि y बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड हो सकता है। तो ये क्या हो गया है, x बाई, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंजेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे? हाँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग का आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, आंसर में तो है नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये वाला 20 वाला देखो, इफ p बाई क्यू r बाई एस इक्वल टू p माइनस आर, p माइनस आर और q माइनस एस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म p और r माइनस हो गया, फिर सेकेंड टर्म q और s माइनस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया ना, एडेंडो है ना, उसमें क्या होता है, इक्वल होता है, ये वाला क्या है बोलो, यहाँ पर देख के बताओ इसमें से कौन सा है, माइनस हो रहा है ना ये ऑप्शन वाला, ए। हाँ ये वाला सब ट्रेंड हो, ठीक है। अच्छा 21 a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इम्प्लाइज a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लस है माइनस भी है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिर्फ प्लस होता है तो उसका नाम अलग होता है, सिर्फ माइनस होता है अलग होता है, प्लस माइनस मिक्सड अप हो जाता है, देन इसको देख के बताओ, धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहां से ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अच्छा ये हो गया 21 का ऑप्शन सी। 22 का देखो, u बाई वी इक्वल टू w बाई पी, देन u माइनस भी डिवाइडेड बाई u प्लस भी, w माइनस पी डिवाइडेड बाई w प्लस पी, द प्रोसेस इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस था कि नहीं पहले ये चेक करो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्लस माइनस वाला दिया है, लेकिन हमेशा प्लस माइनस में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता है, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो नहीं होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब प्लस और नीचे माइनस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिया है, तो बोलो क्या आंसर होगा, इन्वर्टेंडो तो नहीं है, ऑल्टरेंडो भी नहीं है, एडेंडो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, नाम तो है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा कोई मेथड हम लोगों ने लिखा भी नहीं था और नाम भी नहीं है, है ना। ये अगर होता तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हो सकता था, अगर ये प्लस और ये माइनस हो जाता, ये प्लस और ये माइनस हो जाता, आंसर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा। अच्छा 23 यहाँ पर बोल रहा है कि 12,16 ये जो है स्टार, इसे ढूंढना है, 20 आर इन प्रोपोर्शन, मतलब थर्ड टर्म मिसिंग है, हमें स्टार यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म मिसिंग है, तो क्या होगा बोलो, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन, बोलो क्या होगा, 12 इंटू 20 इक्वल टू 16 इंटू स्टार, 15। 15 हो रहा है क्या सॉल्व करके, तब 15 होगा। 23 का सी, हाँ सी आंसर है, तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16 कर लो, तो स्टार का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 15, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर 4 फिर दे रखा है स्टार, है ना, फिर 9, मतलब कौन सा वाला मिसिंग है, अब सेकेंड वाला मिसिंग है, हमें ढूंढना है, एक ही बात है, सेकेंड वाला मिसिंग है, ढूंढो। 4 इंटू कितना करना पड़ेगा, एक्सट्रीम टर्म 13.5 है ना, इसको 13.5 कर सकते हो, कैलकुलेटर में आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर में 13.5 कर लो, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, स्टार और 9, तो ये हो गया स्टार इंटू 9, तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाई 9, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, सिक्स आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, 24 का बी 6 आंसर आ रहा है, चेक करो। यस मैम। 6 आ रहा है ना। अच्छा 25 द मीन प्रोपोर्शनल, मीन बोला है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब फिर से याद करो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, जहां पर बी मिडिल टर्म होता है और ए और सी एक्सट्रीम टर्म्स होता है, मीन प्रोपोर्शनल इन सब में कैलकुलेट करने बोला, यानी बी ढूंढने बोला, बी स्क्वायर में, सॉरी बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू इतना लिखेंगे, अगर बी स्क्वायर लिखते हैं तो ए इंटू सी लिखना पड़ेगा ना, और बी लिखेंगे तो रूट ओवर ऑफ ए क्रॉस सी,
a इंटू सी, ठीक है। b लिखेंगे तो रूट देंगे, अगर b नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। फिर उससे b में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो b स्क्वायर नहीं होता है, वो b होता है, तो हम लोग को b कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो b कैलकुलेट करो, ये एक्सट्रीम टर्म्स होंगे, तब देखो कैलकुलेटर में कितना होता है। 2.8 ग्राम। अच्छा ये आ रहा है क्या 2.8, 25 का सी, हाँ 25 का सी है आंसर, तो क्या गलत आ गया, चेक करते हैं। 1.4 इंटू 5.6 इसका रूट 2.8 ही आ रहा है। अच्छा तो इन्होंने गलत दिया है, ठीक है, ये ऑप्शन सी कर दिया है, गलत है, लेकिन 2.8 ही आ रहा है आंसर, तो 2.8 ही आ रहा है, तो ये आंसर में गलत दे रखा है मैट में, ठीक है। मैट को सही कर सकते हो, जहां पर इसका आंसर दे रखा है ना वहां पर 25 का, ओ अच्छा सॉरी, नहीं बी दे रखा है, मैंने गलत देख लिया, 25 का बी दे रखा है, मैंने आगे वाला देख लिया होगा, ठीक है ये सही दिया हुआ है, सही नहीं करना पड़ेगा। 26 का ये दे रखा है, पूछ रहा है आंसर क्या होगा, तो ऐसा दिया हुआ है के मान लो, तो ए का वैल्यू 4k है ना, अभी तो याद हो गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाता है ना। बी का वैल्यू 5k, सी का वैल्यू 9k, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4k 5k 9k, 4k 5k 9k और c का मतलब 9k, टोटल करो 4 + 5 9, 9 9 18, 18 2 2, 26 का बी हो गया। अच्छा हाँ 26 का बी। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो 27, क्या बोल रहा है यहाँ पर, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, दो नंबर्स का रेशियो 3:4 है, जैसे मान लो 4 एक नंबर है, 16 एक नंबर है, इसका रेशियो 4:16 यानी 2:1:4 है ना, ये चीज बोल रहा है। तो कोई भी दो नंबर होगा जिसका रेशियो 3:4 है, इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5, देन द नंबर्स आर, बोल रहा है कि अगर उस नंबर्स में 6 ऐड कर देते हैं और देन रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो 4:5 हो जाएगा, तो नंबर्स क्या है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, देखो ऐसे कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए तो हम लोग को दो नंबर्स का रेशियो 3:2, तो ये सब वो नंबर्स के ऑप्शंस है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 3:4 होता है, देखते हैं क्या इसका होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका इसका भी पॉसिबल नहीं है, इसका चेक करते हैं। 3:4 है ना, 6 से इसको सिंप्लीफाइड कर लिया, 3:4 हो गया, इसका मतलब 18 एंड 24 ये नंबर का रेशियो 3:4 है। अब 6 इसमें ऐड अगर करते हैं तो 18 में 6 ऐड करो, चेक करके देख सकते हैं कि सही हुआ है कि नहीं। 24, 24 में 6 ऐड करो 30 हो गया, ठीक है। अब इसका रेशियो करो 24:30, क्या 4:5 आएगा, चेक करो 4:5, 6 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 6 4 24, 6 5 30, 4:5, ठीक है। तो नंबर कितना हो जाएगा 18 एंड 24, कैसे चेक किया हम लोगों ने, सिंपल, हम लोगों ने देखा कि कौन सा, यहाँ पर तो नंबर जो है नंबर्स के ही ऑप्शन दिए हुए, तो कौन से नंबर से ये रेशियो बनेगा, अदरवाइज ये सबसे जो है शॉर्ट टाइम में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो एग्जाम में तो और एक चीज भी कर सकते हैं, हम लोगों ने रेशियो में देखा सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते, तो अगर हम लोग मान लेते कि नंबर है 3x एंड 4x, ठीक है, अब इसमें 3x में 6 ऐड करेंगे, 4x में 6 ऐड करेंगे, तो रेशियो बन जाएगा 4/5, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15x + 30 इक्वल टू 16x + 24, तो ये इधर आ जाएगा -x इक्वल टू -6, ठीक है, तो x इक्वल टू 6 हो गया, तो नंबर 3 × 6 और 4 × 6, ठीक है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस है, तो 27 का आंसर सी हो गया। 28, इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन इसमें से कौन सा एप्लीकेबल हो सकता है, अगर ऐसा कोई रेशियो बना हुआ है तो कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से सही दिख रहा है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए, लगभग ज्यादा से ज्यादा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ऑफ फॉर्मेट दिख रहा है मुझे, तो कौन सा आंसर सही लग रहा है, बस देख के हमें बताना है और कुछ नहीं, देन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। देखो कौन सा वाला होगा, यहाँ से देख के बता सकते हो, यहाँ से देख के बता सकते हो कौन सा वाला होगा, चेक करके देखो।
कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। देखो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में प्लस डिवाइडेड बाय माइनस होता है ना, प्लस नहीं, एक मिनट, ये वाला नहीं होगा क्योंकि हम लोग को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या करना पड़ता है, सिर्फ कॉम्पोनेंडो कैसा था, सिर्फ कॉम्पोनेंडो कुछ इस तरह से था, a बाई 4 रहेगा प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, b बाई 5 रहेगा प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये कॉम्पोनेंडो, इसका ही जस्ट ऑल्टर फॉर्म होता है, माइनस में ले लेंगे तो डिविडेंडो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों को मिक्सड अप कर देते हैं तो कॉमन पार्ट हट जाएगा, a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस 4 हो जाएगा और b प्लस 5 डिवाइडेड बाई b माइनस 5 हो जाएगा, जैसे मैंने याद रखने के लिए बोला था तुम लोगों को। तो अगर इस तरह से याद रखते हो तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ये मैंने सिर्फ ये देख के बता दिया। ऑप्शन बी। डी, हाँ मैंने ये फर्स्ट वाला देखा और टिक कर दिया था, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ ना, ये गलत लिखा हुआ, ये रॉन्ग था, यहाँ पर दोनों ही सही दिया है, यहाँ पर ये सामने वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। तो ये देखो, ये जो ट्रिक मैंने बताया ना, इसी तरह से याद रख सकते हो, अदरवाइज जो है कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे तो रह जाएगा याद। 29 a बाई बी मतलब a टू b मतलब तो a बाई बी हुआ ना, a बाई बी इक्वल टू 4/1, a बाई बी प्लस b बाई a कितना हो जाएगा, तो a बाई बी इक्वल टू अगर 4/1 है, ठीक है, तो b बाई a इक्वल टू कितना होगा बोल सकते हो, अगर a बाई बी इक्वल टू 4/1 है, हम शॉर्टकट बता रहे कैसे कर सकते हैं, a बाई बी इक्वल टू 4/1 है तो b बाई a कितना होगा 1/4। 1/4। अब ये वैल्यू पुट कर दो, a बाई बी रूट ओवर ऑफ a बाई बी मतलब रूट ओवर ऑफ 4/1 प्लस रूट ओवर ऑफ b बाई a मतलब रूट ओवर ऑफ 1/4, तो रूट 4 का वैल्यू कितना, 5/2। 5/2 29 का, अच्छा हाँ 5/2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये सॉल्व करने पे 5/2, ठीक है 5/2 हो गया, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो k a बाई बी इक्वल टू 4/1 तो a इक्वल टू 4b इस तरह से भी हो जाता है, इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये वाला अप्रोच आ रहा है तो भी चलेगा। ये देखो a इक्वल टू 4b हो गया, यहाँ पर लिखो 4b a के जगह पे और यहाँ पर भी लिखो 4b, तो b कैंसिल रूट 4 और यहाँ भी b कैंसिल 1/4, एक ही बात है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 1/2, सेम प्रोसेस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और ये एकदम एंड हो गया 30, इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू कुछ दे रखा है, हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अब ये जो है ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, बिना सॉल्व किए ये वाला हम लोग आंसर नहीं देख सकते बाकी क्वेश्चन के तरह। देखो इसमें क्या दे रखा है, x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू z डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि बताओ b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई और a माइनस बी इंटू जेड, ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग शॉर्टकट से नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मली ऐसा जो है एमसीक्यूज में कम ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। देखो तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, ये तो हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं ये पूरा वैल्यू इक्वल टू k है, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअली सबका वैल्यू k मानेंगे, जैसे अभी तक हम लोग k से क्वेश्चन कर रहे थे, तो इंडिविजुअली सबका वैल्यू हम लोग k मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें x, y और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये मिल गया, y इक्वल टू k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को। अच्छा, अब हम लोग को करने क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है b माइनस सी इंटू एक्स, तो b माइनस सी इंटू एक्स, एक्स मतलब ये वाला वैल्यू, k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ पर क्या दिया है, देखो साइन क्या दिया है प्लस का, तो प्लस साइन लगाएंगे, फिर है
c माइनस a इंटू y, तो y का वैल्यू हम लोग को पता है k इंटू सी प्लस a माइनस बी, मतलब तीन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। b माइनस सी उसमें इंटू x था, x के जगह हम लोगों ने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ये खुद दो मल्टीप्लीकेशन है k इंटू दिस वन। तो ये देखो तीन फैक्टर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तीन मल्टीप्लीकेशन जनरेट हो रहा है। फिर यहाँ पर हो गया नेक्स्ट जो है वैल्यू देखो a माइनस बी इंटू जेड, तो a माइनस बी और z का मतलब है k इंटू a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग k कॉमन ले लेते हैं, हर एक जगह से k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, क्योंकि ये सब तो मल्टीप्लीकेशन है ना, जैसे मान लो एक्स वाई जेड, फिर मान लो यहाँ पर है पी वाई जेड, फिर मान लो यहाँ पर है जेड नहीं सॉरी पी वाई क्यू, फिर मान लो यहाँ पर है आर वाई एस, ठीक है। तो यहाँ हर जगह से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई, तो बचेगा क्या एक्स जेड पी वाई पी क्यू आर एस, सेम उसी तरह से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बार समझा दिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है, c प्लस ए माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, के को हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, मतलब कॉमन ले लिया। अब सीधा मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी और b इंटू ए ए बी। अब जैसे प्लस माइनस है, जैसे प्लस बी है तो प्लस प्लस में प्लस, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, फिर माइनस बी सी, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, c इंटू सी सी स्क्वायर, प्लस माइनस में माइनस, माइनस माइनस में प्लस ए सी, तो ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर प्लस जीरो साइन, होएगा। हाँ जीरो हो जाएगा। ऐसा करोगे तो सारा जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे तो ये पूरा का पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अब कैंसिल करके देख लो, ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी माइनस बी सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी देखो यहाँ पर ए बी प्लस माइनस, ठीक है, ए सी, तो प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी, ठीक है। अच्छा, प्लस बी सी माइनस बी सी, और यहाँ पर सी स्क्वायर भी कैंसिल, ए बी बच गया, क्यों, अच्छा ये भी कट जाएगा, तो के इंटू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेटिव लगा क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ा, बाकी सब हम लोग जो है प्रैक्टिस से मतलब ऑप्शन के साथ या फिर शॉर्टकट में कैलकुलेटर के यूज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।